RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED 2024 की काउंसलिंग से संबंधित। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा जो BSTC 2024 या DLED 2024 है, उसका जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। तो काउंसलिंग कार्यक्रम कब होगा, कब से कब तक होगा, तो ये संपूर्ण जानकारी और उसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, क्या क्या दिशा निर्देश है, किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है, कितनी फीस रहेगी, कितने का चालान बनेगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए साथियों, तो टाइम ज़ाया न करते हुए हम चलते हैं हमारे मुख्य बिंदु कि प्री DLED 2024 का परिणाम 17/7/2024 को जारी किया जा चुका है, 17 जुलाई को। और इसमें परीक्षा की दृष्टि से सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कटऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्तांक के आधार पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क 3,000 रुपये जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। ये राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है इसके अंदर कि जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर महाविद्यालय की तरफ से कट ऑफ के आधार पे परिणाम जारी नहीं किया गया है, बिना किसी कट ऑफ के है। तो इसमें प्रत्येक छात्र काउंसलिंग करवा सकता है, काउंसलिंग में भाग ले सकता है, चाहे उसके नंबर कितने भी आ रहे हों। इसका अर्थ यही हुआ कि जिसके 200 नंबर हैं वो भी काउंसलिंग करवा सकता है, जिसके 500 नंबर हैं वो भी काउंसलिंग करवा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें कोई कट ऑफ नहीं है। तो बिना कट ऑफ के है तो काउंसलिंग प्रत्येक छात्र इसके अंदर करवा सकता है। और काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो 3,000 रुपये है, जो बाद में अगर आपका उसमें चयन होता है तो ये जो जो शुल्क है, पाठ्यक्रम शुल्क, उसमें समाहित कर ली जाएगी। और यदि आपका उसमें चयन नहीं होता तो ये राशि आपको पुनः लौटा दी जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है। अब मुख्य समस्या यह है कि किसी के मान लो 150 या 200 नंबर आ रहे हैं तो वो काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए। तो 200 नंबर जिसके हैं वो काउंसलिंग नहीं करवाएं, क्योंकि 200 तो जो कट ऑफ है किसी की भी नहीं आएगी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। 200 अंक वाले इसमें कट ऑफ वो नहीं करवाएं, क्योंकि उनका नंबर नहीं आ सकता लगभग। अब उसके बाद में देखिए, नंबर 2 पे है DLED परीक्षा सामान्य और संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को यूनिक काउंसलिंग ID परिणाम के साथ दे दी गई है। DLED परीक्षा दोनों पाठ्यक्रमों में तथा अल्प भाषा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 2 काउंसलिंग ID जारी कर दी है। अभ्यर्थी फीस भरने के उपरांत दोनों काउंसलिंग ID में से संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग ID का प्रयोग कर संबंधित शिक्षा संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक काउंसलिंग ID जारी की है, आपके जो अंक तालिका है उसके अंदर काउंसलिंग ID, तो जैसे DLED परीक्षा और दोनों पाठ्यक्रम और अल्प भाषा, इसमें जो DLED सामान्य है, DLED संस्कृत है और एक अल्प भाषा, 3 भाषाएं हो, 3 विकल्प हो गए। तो तीनों की आइडिया अलग अलग है। अगर आप सामान्य से है तो सामान्य की ID अलग रहेगी। तो आप अगर सामान्य से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो सामान्य की ID आप यूज़ कर सकते हैं। और आप यदि BSTC संस्कृत या DLED संस्कृत से करना चाहते हो तो संस्कृत वाली जो ID है, वो यूनिक ID, वो काउंसलिंग में काम में ले सकते हैं। और उस ID के अनुसार ही आपको शिक्षण संस्थाएं भरने के लिए, उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने DLED के दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है, उसने संस्कृत और सामान्य दोनों के लिए आवेदन किया है, उसे सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग ID का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षण संस्थानों के विकल्प भरने हैं। और संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग ID का चयन कर संस्कृत पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं। और इसी तरह DLED परीक्षा में अल्प भाषा हेतु जिसने आवेदन किया है उसको भी सेम प्रोसेस से आवेदन करना है। अगला बिंदु है इसमें, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने विकल्पों में अधिकतम विकल्प भरें और
अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर सकता है। विकल्प प्रदान करने की कोई सीमा नहीं है। अब अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब कॉलेज का विकल्प भरेंगे तो आप अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज भरें, और हो सके तो प्रत्येक जो कॉलेज है वो विकल्प में आप रख सकते हैं। तो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनका आप विकल्प अवश्य दें, क्योंकि जो इसमें पीटीईटी की तरह इतना इजी नहीं है कि उसमें सिलेक्शन हो जाता है, और इसमें पूरे राजस्थान के जो कॉलेज हैं वो आप भर सकते हैं। अगला बिंदु है अध्यापक शिक्षा संस्थान की आवंटन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी डीएलएड परीक्षा 2024 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी जो भी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, और सब कैटेगरी जो है आपकी डिवोर्स, विडो, पीएच, डिफेंस की जांच कर लें, और अपने मूल दस्तावेज उपलब्ध हो ये सुनिश्चित कर लें। जाति प्रमाण पत्र वैध एवं निर्धारित तिथि का होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता परीक्षा में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, विडो और डिवोर्स के लिए 45% से उत्तीर्ण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण सही है। किसी भी भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा। तो देखिए, काउंसलिंग करवाने से पहले आपको सबसे पहले जो आपके योग्यता से संबंधित जो दस्तावेज है या आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उनके दस्तावेज आपको खुद के पास सुरक्षित उनको लेकर के रखने हैं। अब इसमें जो अर्हता है, पात्रता है, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, यानी 12वीं के अंदर, और एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और विडो और डिवोर्स के लिए 45% अंक उसमें ज़रूरी है। अगर 44.99 है तब भी आपका उसमें चयन नहीं हो पाएगा। तो जिसके 45% या उससे अधिक है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु डीएलएड परीक्षा 2024 की अधिकृत वेबसाइट पर अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें। उसके बाद में शिक्षण संस्थानों का चयन कर लॉक करना उचित रहेगा। आधार स्थान का चयन अति सावधानी से करें। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दीबाजी न करें। एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षा संस्थान का विकल्प चयन नहीं होगा। तो देखिए, इसके अंदर जिसके अंक यदि ज़्यादा हैं, आपके यदि 400 प्लस अंक हैं, तो आप मतलब ऑल राजस्थान लॉक नहीं करें, उसमें आप वरीयता के आधार पर भर लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि किसी के अंक कम हैं तो वो ऑल राजस्थान का चयन कर सकता है। तो आप सोच समझ करके जो आप कॉलेज भरना चाहते हैं वो वरीयता के अनुसार भरें, कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले इस कॉलेज में, फिर ये नहीं मिली तो वो उसके बाद में क्रमवार उसको भरें। प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल संस्थान से आवंटित रहे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये में से 100 रुपये काटते हुए 2900 रुपये, संस्थान आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों के 500 रुपये काटते हुए 2500 रुपये लौटाए जाएंगे। पंजीकरण शुल्क की राशि पुनः प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत पोर्टल पर नियत अवधि में स्वयं माता पिता के बैंक खाते का सही विवरण अंकित करते हुए आवेदन करना होगा। रिफंड केवल उक्त के बैंक खाते में होंगे, अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण जैसे नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को राशि का पुनर्भरण नहीं किया जा सकेगा। तो देखिए, इसमें इस बिंदु के अंदर महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जो असफल या संस्थान जिनको आवंटित नहीं होता है, और यदि आपने मान लो काउंसलिंग करवा दी और आपका चयन नहीं हुआ उसके अंदर, तो आपके जो 3000 रुपये थे जो काउंसलिंग में यानी रजिस्ट्रेशन में आपने जमा करवाए थे, उसमें 100 रुपये काटते हुए 2900 रुपये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और यदि संस्था आवंटित हो गई, कॉलेज आवंटित कर दिया और उसके बाद में किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की और वो बीएसटीसी नहीं करना चाहता, तो उसके 500 रुपये काट करके 2500 रुपये लौटाए जाएंगे, यानी 2500।
अगर खुद वो कॉलेज चॉइस करने के बाद में उसमें रिकॉर्डिंग नहीं करता है तो उसके 2,500 मिलेंगे, और यदि उसका चयन ही नहीं होता तो उसको 2900 रुपये वापस रिफंड में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है, ये जब संपूर्ण सारा ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में पोर्टल इसमें लिंक खोला जाएगा और वहाँ पर आपका आवेदन करना होगा। और उसमें जो बैंक डिटेल है वो अभी आवेदन भरते समय सही और शुद्ध भरें, क्योंकि जो आप बैंक डिटेल अभी भरोगे उसी बैंक के अंदर आपका पैसा आएगा उस अकाउंट में। अगला बिंदु है अभ्यर्थी को गलत तथ्यों और मिथ्या सूचनाओं में प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता, परीक्षा परिणाम प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने, गलत कैटेगरी, अपने आप को पंजीकृत करने के आधार पर। कुल मिला के यदि आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और आपकी पंजीकरण शुल्क है 3,000, वो जब्त कर ली जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। अगला बिंदु है अभ्यर्थी द्वारा किए गए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश शुल्क 13,555 फीस जमा होने और अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा सत्यापन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित शिक्षा अध्यापक संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी और अब पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो सबके बाद में आएगा। आपको पूरी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वो उस महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद में आप उसमें अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको 13,555 रुपये फीस जमा करवा करके वहाँ दस्तावेज सत्यापन आपको करवाना होगा। वहाँ आपका प्रवेश होने के बाद में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करेंगे और यदि जिस महाविद्यालय में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं यदि उसमें रिक्त सीटें होगी तो आपको वहाँ आवंटित कर दिया जाएगा, और रिक्त सीट उसके अंदर नहीं है तो आपको जिस विद्यालय में आपने रिपोर्टिंग की थी उसी के अंदर आपको प्रवेश पुनः लेना होगा और उसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई फीस रिफंड नहीं होगी। और मान लो आपको नया जिसमें आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हो उसके अंदर आपको अगर आवंटित हो जाता है तो उसमें आपको पुनः रिपोर्टिंग करनी होगी, लेकिन उसमें फीस भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला बिंदु है जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो आपको जो निश्चित तिथि है उस तक रिपोर्टिंग करनी होगी। और काउंसलिंग जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। तो काउंसलिंग कार्यक्रम आप देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए जो काउंसलिंग कार्यक्रम का प्रारंभ है वो काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 3,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड UPI आदि के द्वारा भुगतान तिथि जमा करवाकर शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की तिथि ये 20/7/2024 यानी शनिवार 20 जुलाई 2024 से 30/7/2024 मंगलवार तक, यानी 20 जुलाई 2024 से और 30 जुलाई 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो काउंसलिंग के लिए। और उसमें जो महाविद्यालय जो विकल्प है वो भर सकते हो। महाविद्यालय विकल्प भरने की और ऑनलाइन आवेदन करने की यानी पंजीयन शुल्क 3,000 रुपये जमा करवाने की जो तिथि है 20 जुलाई से 30 जुलाई है। उसके बाद में प्रथम अलॉटमेंट की सूची है वो 4/8/2024 रविवार के दिन यानी 4 अगस्त रविवार के दिन प्रथम अलॉटमेंट की सूची जारी कर दी जाएगी, विद्यालय आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में प्रथम अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 का ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड UPI के द्वारा भुगतान तिथि 4/8/2024 से और 11/8/2024 रविवार तक। यानी प्रथम अलॉटमेंट के चयन में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा 13,555 की जो फीस है वो नेट बैंकिंग ई मित्र के माध्यम से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI के माध्यम से जमा करवानी है। वो 4/8/2024 से और 11/8/2024 यानी 4 अगस्त से और 11 अगस्त तक फीस जमा करनी है। और उसी के साथ अगला है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित विद्यालय
संस्थान में रिपोर्टिंग करना। तो 5 अगस्त से और 12 अगस्त 2024 तक, यानी 4 अगस्त से आप फीस जमा करवा सकते हो और 5 अगस्त से रिपोर्टिंग कर सकते हो जो विद्यालय आपको आवंटित हुआ है। तो आपने 4 तारीख को जो कॉलेज अलॉटमेंट हो गए और 4 तारीख से आप 13,555 रुपये फीस जमा करवा करके और 5 तारीख से आप उस विद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकते हो 5 अगस्त से और 12 अगस्त तक। उसके बाद में शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। दिनांक 5 अगस्त 2024 से 12 अगस्त 2024 तक, यानी जैसे ही आपने रिपोर्टिंग की आपके दस्तावेजों का सत्यापन हो जाएगा और प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने यह दस्तावेज सत्यापन करवा दिए हैं और इसने प्रवेश ले लिया है, आपको पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश दिला दिया जाएगा। तो ये 5 अगस्त से और 12 अगस्त तक रहेगा। फिर उसके बाद में है संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। 5 अगस्त से और 13 अगस्त 2024 तक संस्थान प्रमाणित कर देगा आपके प्रवेश को। उसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करनी होगी खुद लॉगिन करके। तो 5 अगस्त से 13 अगस्त तक का रहेगा। फिर है अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की तिथि 14 अगस्त 2024 से और 16 अगस्त 2024 तक, 14/8 से 16/8 तक अपवर्ड मूवमेंट की आप कर सकते हो। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा 19 अगस्त 2024 को। तो 19 अगस्त को जो अपवर्ड मूवमेंट आपने भरा था, आवेदन किया था, उसमें आपको यदि रिक्त सीटें होगी तो उसमें आपको कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। तो उसका परिणाम जारी होगा 19/8/2024 को। फिर है अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की जो तिथि है दिनांक 20/8/2024 से 22/8/2024, यानी 20 अगस्त से और 22 अगस्त तक आप अपवर्ड मूवमेंट वाले शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में संस्थान द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि है 20 अगस्त से और 23 अगस्त तक, यानी 20 अगस्त से और 23 अगस्त तक आप रिपोर्टिंग करते हो तो आपके जो प्रवेश है उसको ऑनलाइन सत्यापित करेंगे संस्थान। फिर है संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्राध्यापकों के अमुखीकरण की तिथि है 21/8/2024 और संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरंभ हो जाएगा 22/8/2024 से। तो देखिए साथियों, ये था कार्यक्रम जो प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची है उससे संबंधित कि काउंसलिंग तो अभी होगी सभी की, जितने भी छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, जिनका परिणाम आ गया है 200+ जिनके नंबर हैं वो सभी अभी काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग एक बार ही होगी। जो काउंसलिंग की जो शुल्क है, पंजीकरण शुल्क, वो एक बार ही जमा होगी। वो सभी को पंजीकरण अभी करवाना होगा। उसके बाद में जो भी कार्यक्रम चलेंगे आपके पंजीकरण के बाद में चलेंगे, पंजीकरण दोबारा नहीं होगा। तो आप पंजीकरण अभी करवाएं। उसके बाद में प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची जारी होगी और उसके बाद में प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची कंप्लीट हो जाने के बाद में द्वितीय चरण की जो रिक्त सीटें बचेगी उस पर द्वितीय चरण की अलॉटमेंट सूची जारी होगी और द्वितीय अलॉटमेंट सूची के कंप्लीट होने पर यदि सीटें रिक्त रहती है तो तृतीय चरण की अलॉटमेंट सूची जारी होगी। तो ये था कार्यक्रम BSTC 2024 या DLED 2024 की जो काउंसलिंग कार्यक्रम है और काउंसलिंग दिशा निर्देश। तो हमने आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो बताई। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।